Hello, dear students. Today we are starting our chapter 14 of class 11, that is oscillation. इस चैप्टर में हम ऑसिलेटरी मोशन और जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन होगा, सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन से पढ़ने से पहले, ऑसिलेशंस को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है। ये दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है, याद रखो, ये दोनों मोशन आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर पीरियोडिक मोशन है, अगर पीरियोडिक मोशन है, उसी वजह से ऑसिलेटरी मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो पीरियोडिक मोशन है क्या? एक ऐसा मोशन, मोशन या एनी मोशन दैट repeats itself, that repeats itself over and over again, over and over again, या तो कह दो एट या कह दो आफ्टर। मैं एट लिख रही हूँ, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वो मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो मोशन जो बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा एक फिक्स्ड टाइम के बाद, फिक्स्ड या डेफिनेट टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होता जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डे एंड नाइट। डे एंड नाइट इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, और वे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हो, प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस तरह से अलग अलग अपने डिस्टेंस के साथ प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। जो प्लैनेट यहाँ पे है वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फिर आएगा, जैसे हमारी अर्थ, मान लो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ आफ्टर 365 डेज यहाँ पे वापस आ जाएगी। So that it is a periodic motion of Earth. इसके अलावा हेलिस कॉमेट, एक खास तरह की कॉमेट है हेलिस कॉमेट, जो कि आफ्टर 76 ईयर्स हमें देखने को मिलती है। ये भी उसका एक पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, मेरे पास क्लॉक है, क्लॉक 12, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। इसकी सभी सुइयां अपने अपने इंटरवल के बाद, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस उसी जगह पे आ जाएंगी। उस वापस उसी जगह पे आके फिर अपने आप को रिपीट करेंगे। जहां से पहले ही ऑब्जेक्ट क्रॉस हो चुका है वहां पे ये वापस आ रहा है। दिन एक बार हो गया, कल को फिर होगा, तो फिर दिन होगा, उसके बाद फिर से दिन आएगा, फिर से रात आएगी। अभी जैसे मान लो आपकी यहाँ रात चल रही है, फिर कल को दिन आएगा, फिर सॉरी रात आएगी, फिर रात आएगी। ये तो रेगुलरली रिपीट होता जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास स्लाइड है, उस स्लाइड में जो बच्चा है पहले तो वो सीढ़ियों को, स्टेज को चढ़ के जाता है, फिर थोड़ी देर में वो स्लाइड पे ऐसे उतर है, इसके नीचे। तो ये अगर बच्चा बार बार ऐसे करे, बार बार ऊपर चढ़ गया, फिर स्लाइड ले ली, नीचे आ गया, फिर चढ़ गया सीढ़ियों पे, फिर स्लाइड ले ली, वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, हम ह्यूमन की हार्ट बीट है, हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन ले लो, ये एनिमल्स ले लो, तो सबकी जो हार्ट बीट है एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट होती जाती है, बार बार रिपीट। जैसे हम ह्यूमंस की है, हमारी ह्यूमंस की है 0.8 सेकंड पे, एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट 0.8 सेकंड के बाद फिर से रिपीट हो जाएगी। तो ये कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो सर्कल में घूम रहा है, वो सर्कल में घूम रहा है और यूनिफॉर्मली घूम रहा है। एन ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एरो के साथ इस तरह से घूम रहा है। एन ऑब्जेक्ट is moving in a circle, uniformly, and it makes revolution
4 of make 1000 revolutions in it. Make 1000 revolutions. जब ये 1000 revolutions कर ली इसने, that means इतनी बार ये अपने उस साइकिल को, उस प्रोसेस को रिपीट कर गया, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो भी किसमें आ जाता है, पीरियोडिक मोशन में ही काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। तो मैं ये चीजें इरेज कर रही हूँ थोड़ी सी, ये बातें इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप तब तक नोट डाउन करो। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर बैक एंड फोर्थ मूव करी, बैक एंड फोर्थ, या वो मूव कर रही है टू एंड फ्रो, कोई भी बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है या टू एंड फ्रो मूव कर रही है और वो पीरियोडिक मोशन में है, रिपीटेडली या पीरियोडिकली, लिख रही है पीरियोडिकली, पीरियोडिकली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, पीरियोडिकली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको मैं क्या कहूंगी, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इस ऑसिलेटरी मोशन के अदर नेम्स भी है, या फिर उसको इस ऑसिलेटरी मोशन के अदर नेम्स भी, जैसे कि वाइब्रेटरी मोशन को भी मैं ऑसिलेटरी मोशन में ही काउंट करूँ। अभी जो वाइब्रेटरी मोशन है जिसको मैं ऑसिलेटरी में काउंट कर रही हूँ, है क्या, अभी यहाँ तो ये अपना बढ़िया घूम रहे थे, इसमें गोल गोल घूम रहे हैं, इसमें हैंड्स ऑफ क्लॉक घूम रही है, डे एंड नाइट है, सारे पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी में मोशन होगा, पीरियोडिक होगा, बट वो सिर्फ या तो बैक एंड फोर्थ होगा या टू एंड फ्रो होगा। बैक एंड फोर्थ यानी कि कैसे होगा मोशन, या तो ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे पेंडुलम होता है, मेरे पास मान रहे पेंडुलम, देखिए ये पेंडुलम है, ये ऐसे 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 घूम रहा है, इसकी मेन पोजीशन क्या है, ये इसकी मेन पोजीशन है। लेकिन जब ये यहाँ पे गया, इसकी मेन पोजीशन इससे ज्यादा नहीं जा सकता, फिर मीन पे आया, फिर वापस गया, ये ऐसे मूव करे, ये पेंडुलम कौन सा मोशन करे, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, या फिर मेरे पास ये पेन है, इसको मैंने किसी स्प्रिंग के साथ इधर अटैच किया, ये मेरा हाथ स्प्रिंग है। ठीक है, तो मैं इसको मान लो स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रही हूँ, पेन है, ये मेरा हाथ स्प्रिंग है, और मैंने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिया, इसको इसके ऊपर फोर्स लगा के ऐसे कंप्रेस हो गया। अब वो ऐसे पहले छोड़ेगा, फिर आ गया, फिर छोड़ गया, फिर इधर आ गया, फिर छोड़ गया, ये कौन सा हो रहा है, बार बार इधर जा रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है स्प्रिंग के साथ, कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। मैं कह सकती हूँ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम बहुत तरह के होते हैं, कंपाउंड पेंडुलम भी होते हैं, सिंपल पेंडुलम ले रही हूँ मैं, और मैं ले रही हूँ स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला जो मोशन हो रहा है उसमें भी मेरे पास टू एंड फ्रो देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बच्चा है स्विंग पे, इस तरह इज अ चाइल्ड ऑन द स्विंग, झूला झूलते हैं ना, वो राधा कृष्ण वाला झूला, या जो पार्क में लगे होते हैं, तो बच्चे छोड़ते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो एक बच्चा बैठा है, तो ये अभी क्या है, एक मेन पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, ये मेन पोजीशन पे है। थोड़े समय बाद बच्चा झूले को पीछे की तरफ झूला पीछे की तरफ लेके जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ज्यादा पीछे हो गया, वैसे इतने दूर लेके नहीं जा सकता, चलो फिर बाद में आगे की तरफ जाएगा, तो ये दोनों पोजीशन की क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक मीन होती है, एक एक्सट्रीम होती है। कि जब हम पेंडुलम वाला टॉपिक करेंगे ना, उसमें अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा, पेंडुलम स्प्रिंग वाला टॉपिक करेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक मीन पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि बच्चा अब क्या है, जोरा जोर है, ये बच्चा है, पहले इधर गया शू, इस तरह से, इस तरह से बच्चा घूमता जा रहा है, देखिए इस तरह से घूम रहा है, कि झूला झूल रहा है, ये बच्चा इस तरह से झूला झूल रहा है। अब देखिए ये थोड़े समय बाद रिपीट करे, पहले ये इस पोजीशन पे था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया, पीरियोडिक है, बट सिर्फ बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो हो रहा है, ऐसे ऐसे पेंडुलम का। मान लो यहाँ पे था, चलो मीन पे ले लो, मीन ले लिया, यहाँ पे था, फिर यहाँ से वापस आ गया, फिर यहाँ वापस आ गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया, पेंडुलम का स्प्रिंग था, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया, पीरियोडिक है, थोड़े टाइम बाद वापस आ रहा है, लेकिन ऑसिलेशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लो।
वो नोट डाउन करने वाली चीजें क्या है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी नहीं होते। ऑल, ये इस पे स्टार लगा दो, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। दूसरी लाइन क्या नोट करनी है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, वो सारी के सारी पीरियोडिक ही होंगे क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं। चाहे बैक एंड फोर्थ है, चाहे टू एंड फ्रो है, चाहे बच्चा स्ट्रिंग ले रहा है, चाहे वो पेंडुलम है, मेरे पास पेंडुलम का केस आ रहा है, ठीक है, चाहे स्प्रिंग वाला केस आ रहा है, जो भी है, सभी में एक फिक्स इंटरवल में रेपिटेशन आ रही है। सभी में एक फिक्स इंटरवल में क्या आ रही है, रेपिटेशन आ रही है। तो वो कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लो, मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, वैसे यहाँ पे जगह नहीं बनी, यहाँ पे बता देती हूँ। मेरे पास क्या एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया फ्रीली। यहाँ पे इसको मैंने क्या सस्पेंड किया हुआ, इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करके रखना है इसको। तो जब मैंने इसको सस्पेंड किया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। तो किसमें फेस करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। इसको मैंने फिर से घुमा दिया, इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया, ऐसे मैंने इसको घुमा दिया। फिर जब वो फिर से रेस्ट पे आएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, वो किस पे आएगा, फिर से नॉर्थ साउथ को फेस करेगा। मीन पोजीशन जो होती है, मीन पोजीशन जो होती है, याद रखो ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों, इस पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेबल होता है। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन की एक और एग्जांपल है, हमने ऑटोमोबाइल्स वाला जो टॉपिक किया था जिसमें हमारे पास सिलेंडर था, सिस्टम थे, है ना, गैसेस वाला एक टॉपिक किया था, फ्लूइड्स वाला। तो उसमें था कि मेरे पास सिलेंडर है और उसके साथ एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर एक गैस है या फ्लूइड है, फ्यूल है बेसिकली, इसके अंदर क्या कोई फ्यूल है, वो फ्लूइड के फॉर्म में होगा। और वो जो है आगे कनेक्टेड है हमारे पास किसी व्हील से, इस तरह से व्हील से कनेक्टेड है। तो व्हील कैसे मूव करेगा, जैसे जैसे पिस्टन जो है इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करेगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, 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 शूम शूम शूम, ऐसे ऐसे आगे पीछे या टू एंड फ्रो मोशन करता है। और उसके कारण व्हील भी घूम रहा है। जब ये मोशन मत करना बंद कर दिया, व्हील भी रुक जाएगा। तो जो ऑटोमोबाइल का पिस्टन है, जो सिलेंडर के साथ पिस्टन लगा हुआ है, वो कौन सा मोशन हुआ, वो ऑसिलेटरी मोशन हुआ। कौन सा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी, ठीक है। एक मैंने आपको बात बताई कि ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, राइट। इफ वी टेक गिटार और वायलिन, ठीक है, गिटार है चाहे वायलिन है, बेसिकली गिटार को देखते हैं, वायलिन में तो हमारे पास अलग से स्ट्रिंग होती है ना। तो मेरे पास एक गिटार है, उस गिटार के ऊपर क्या लगी हुई है, ऐसे स्ट्रिंग लगी होती है ना, तार से लगी होती है, बहुत बारीक तार होती है। तो जब मैं इसको बाहर की तरफ प्लग करूंगी, बाहर की तरफ मैं प्लग करूंगी और प्लग करके मैं इसको छोड़ दूंगी, जब छोड़ दूंगी ऐसे 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 वाइब्रेशन करेगी। ये जो वाइब्रेशन है कौन सी है, कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो मेरे पास काफी एग्जांपल्स हो गई है ऑसिलेटरी मोशन की और वाइब्रेटरी मोशन, और दोनों में डिफरेंस है कि मेरे पास हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक ही होगा। मेरे पास हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक ही होगा, बट हर एक पीरियोडिक मोशन मेरे पास ऑसिलेटरी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ जो है 365 दिनों बाद, 365 डेज बाद वापिस यहाँ पर आ रही है, अपनी पोजीशन पे आ रही है। ये पीरियोडिक है, पर क्या ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ये ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर वापस यहाँ आ गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर वापस यहाँ आ गई, नो, ये पीरियोडिकली घूम रही है। ना तो टू एंड फ्रो करिए, ना ये बैक एंड फोर्थ, कोई मोशन नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है, राइट। अब नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड फोरियर एनालिसिस। फोरियर एनालिसिस हम फोरियर सीरीज से उठाएंगे टॉपिक, मैथमेटिक्स की टर्म है, ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका देख लो कि क्या होता है और इसको पीरियोडिक फंक्शन में कैसे लेते हैं। देखो पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या, अगर आपने मैथमेटिक्स में लिखा है तो कोई भी फंक्शन
जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसके अंदर क्या कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम फंक्शन कहते हैं, राइट। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? पहले पीरियोडिक फंक्शन देखो क्या होता है। वो फंक्शन 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 दैट repeats itself repeats itself at regular intervals of time। यहाँ पर इंटरवल्स ऑफ टाइम की बजाय अगर मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट, इंटरवल्स ऑफ टाइम की बजाय अगर मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट, उसको मैं कहूंगी पीरियोडिक फंक्शन। वो प्रॉपरली फंक्शन की फॉर्म में आ जाए। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? किसी से आर्ग्यू करना। बड़े बदतमीज हो आप, तो आर्ग्यूमेंट का ये मतलब निकालते हो। नहीं, आर्ग्यूमेंट होती है एक वेरिएबल टर्म या एक्सप्रेशन जिसके ऊपर कोई भी फंक्शन ऑपरेट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक वेरिएबल टर्म, और किसी किसी केस में एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक वेरिएबल टर्म होती है जिसके ऊपर ऑन विच अ फंक्शन ऑपरेट, जिसके ऊपर वो फंक्शन वर्क करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई इस तरह से फंक्शन है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू। आर्ग्यूमेंट क्या है? वो वैल्यू है जिसके ऊपर फंक्शन काम करेगा। मेरे पास एफ एक्स है, एक्स मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, एफ फंक्शन है। ठीक है, मान लो मेरे पास साइन 2a है या साइन 2 थीटा, चलो साइन 2 थीटा है, जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है? जिसकी वैल्यू है साइन की 2 थीटा। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी जिसके ऊपर फंक्शन काम करेगा। मेरे पास है लॉग एक्स माइनस 5, इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स माइनस 5। आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स माइनस 5। तो मेरे पास अगर फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका मैंने सॉरी बता ही दिया, एक्स होता है। ठीक है, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट। तो मैं एग्जांपल का रेज कर रही हूँ, नोट डाउन कर लो जल्दी से। आर्ग्यूमेंट क्या है? कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि वैल्यू के ऊपर ही जो है फंक्शन ऑपरेट करेगा। वो वेरिएबल टर्म होती है, एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन है, उसका अगर मैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में थीटा लूं या आर्ग्यूमेंट में थीटा लूं, तो मेरे पास वो थीटा ही आएगा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है जो वैल्यू है फंक्शन एफ की हर वक्त सेम रहेगी। अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइम बाद, अब इसका मतलब देखो, मेरे पास ये इक्वेशन है, ये एफ फंक्शन ऑफ थीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 सेकंड बाद देखूं तभी मैं वहीं भी आऊंगी, मैं 5 सेकंड बाद देखूं तभी मैं यहीं भी हूंगी, मैं 100 सेकंड बाद देखूं तभी मैं यहीं भी हूंगी, मैं 300 साल बाद देखूं तभी मेरी यही वैल्यू होगी एफ थीटा। क्यों? उसने रिपीट होके वापस नहीं आ जाना। जितना मर्जी टाइम ऐड करते जाओ, जितना मर्जी टाइम ऐड करते जाओ, उसने वापस रिपीट होके वहीं पे आ जाना है जहां से वो पहले शुरू हुआ था। अब धरती है लाखों करोड़ों सालों से सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो अगर मैं कहूं, अगर मैं उसके मोशन में वो 1 मिलियन ईयर्स 1 मिलियन ईयर्स ऐड कर दूं, तो मैं क्या कहूंगी? वो उसका एफ थीटा ही वापस आ जाएगा। एफ ऑफ थीटा प्लस 1 मिलियन ईयर कर दूं तो वह थीटा ही आ जाएगा। क्यों? अर्थ अभी तो घूम ही रही है, अभी घूम रही है, अभी तक उसमें कोई विस्फोट तो हुआ नहीं, हम अर्थ पे रह रहे हैं, वही चीज हो रही है। तो ये क्या है मेरे पास? पीरियोडिक फंक्शन। क्या है ये? पीरियोडिक फंक्शन। ये दिखा रहा है कि मेरे पास कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल आ जाए, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे पास वही वैल्यू आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 मिलियन ईयर्स कर दूं, 2 मिलियन ईयर्स बाद ये ऐसी रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 मिलियन ईयर्स कर दूं, तब भी मेरे पास यही वैल्यू है। इसका कोई इंटेग्रल मल्टीपल स्केलर हो, स्केलर मल्टीपल भी लोगे आप, टाइप का सेम आएगा, वही वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आया कि मेरे पास एफ थीटा प्लस टी हमेशा एफ ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। जितना मर्जी मैं इसके अंदर एडिशन करते जाऊं थीटा के अंदर, जितनी मर्जी मैं थीटा के अंदर साल बढ़ाते जाऊं, जो कुछ मर्जी करते जाऊं, मेरे पास यही टर्म आएगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये क्या बता रहा है? ये पीरियोडिक है। ये फंक्शन क्या बता रहा है? ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूं, मेरे पास है साइन
थीटा प्लस 2 पाई, इसका साइन थीटा की फुल है, मैथमेटिक्स के टर्म है। अगर मैं लूँ cos थीटा प्लस 2 पाई, तो भी मेरे पास क्या आएगा, cos थीटा। These two are also periodic functions। अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो ये भी मेरे पास periodic function ही है। इसकी हम periodic हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक में भी बात करेंगे इस चीज की, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मेरे एग्जांपल के तौर पे लिए, इसको मैं अभी काउंट नहीं करूंगी। इसकी बार मैं, हाँ, इसका वेव चार्ट आपको बता दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ऑसिलेशन और वेव में बहुत फर्क होता है। अब देखिए, मान लो मेरे पास थीटा क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसकी कोई ना कोई डायमेंशनल क्वांटिटी भी है। चलिए, इसकी कोई ना कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है, मान लो वो डायमेंशनल क्वांटिटी टाइम में आ गई। तो अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन बनाऊंगी विद पीरियड टी, पीरियड आएगा कैपिटल टी। तो यहाँ पे मेरे पास पीरियड यही था, पीरियड आएगा कैपिटल टी। मैं कोई पीरियोडिक फंक्शन बनाऊंगी विद पीरियड टी, तो मेरे पास मान लो F1 आ गया, डायमेंशनल क्वांटिटी टी में कितना आ गया, साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। मान लो ये आ गया 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। टी पीरियड चल रहा है और डायमेंशनल क्वांटिटी इसकी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी में मतलब कि मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डायमेंशनल क्वांटिटी यानी कि मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एक ले लिया मैंने F1 टी और एक ले लिया मैंने G1 टी। G1 मेरे पास कौन सा आ जाएगा, cos 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। अब अगर मैं देखूं, चेक करना चाहूंगी इसकी पीरियोडिसिटी कैसे है, पीरियोडिसिटी कैसे चेक करूंगी, दोनों में, दोनों के आर्ग्यूमेंट में मैं टी ऐड कर दूंगी। दोनों के आर्ग्यूमेंट में मैं क्या ऐड कर दूंगी, टी। तो मैंने क्या कर दिया, F1 यहाँ पे टी प्लस कैपिटल टी कर दिया। साइन में भी आएगा फिर, साइन 2 पाई टी, और इसके साथ ही, अब इसके साथ ही ऐसे नहीं ऐड करना, यहाँ पे तो टी है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे टी प्लस करके कर दूंगी तो कोई बात ही नहीं बनी, डेटा के अंदर तो हुआ ही नहीं कुछ। तो मैंने इसको कैसे करना है, इसको मैं लिखूंगी, इसके आर्ग्यूमेंट में ऐड किया ना टी प्लस टी, यहाँ पे भी मैं टी प्लस टी कर दूंगी। तो बोलते हैं साइन, साइन पे यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई टी अपॉन टी प्लस 2 पाई टी अपॉन टी। तो इसको कैंसिल, मेरे पास आ गया साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस 2 पाई। तो इफ यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था, साइन थीटा प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन थीटा। याद आया, अभी लिखा था मैंने, रेस कर दिया था, वही वैल्यू यहाँ पे लगेगी। मेरे पास F1 के अंदर अगर मैंने आर्ग्यूमेंट में चेंज किया तो मेरे पास आएगा साइन, अगेन आ जाएगा 2 पाई टी अपॉन टी। तो जो 2 पाई टी अपॉन टी है थीटा की तरह एक्ट कर रहा है, इज एक्टिंग एज थीटा, ओके, एंड दिस इज आल्सो एक्टिंग एज थीटा, बस वैल्यूज अलग अलग है थीटा की दोनों तरफ, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन पीरियोडिकली आ रहा है, क्यों आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे F1 टी भी यही था, और जब मैंने इसके अंदर पीरियोडिसिटी लाने की कोशिश करी, मैंने टी की एडिशन की, तभी मेरे पास यही वैल्यू आई। ये चीज प्रूफ हो गई है। सिमिलरली आप जी के साथ कर सकते हो, जी में भी मेरे पास सेम आएगी। सिमिलरली लिख रही हूँ मैं, G1 टी प्लस कैपिटल टी, इसकी इक्वल आ जाएगा G1 टी के। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ F1 टी, वही सेम वैल्यू आ गई, F1 की ही थी, F1 टी की वही सेम वैल्यू आ गई। तो अगर मैं n नंबर ऑफ टाइम्स भी करूँ ना बेटा, ये तो मैंने एक टी ऐड किया, अगर मैं n टी भी ऐड कर दूँ तो मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं कहूंगी एफ एन टी, एन नंबर ऑफ टाइम्स जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, साइन 2 पाई एन टी अपॉन कैपिटल टी। सिमिलरली जी में ऐड करूंगी एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो मेरे पास आएगा कॉस 2 पाई एन टी अपॉन कैपिटल टी। अभी एन की वैल्यू दोनों के लिए कितनी आ रही है, अच्छा दोनों के लिए नहीं लेंगे, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ध्यान रखना है हमने। साइन का तो बेटा लेंगे हम बेटा 1 से शुरू, क्यों, एन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो नहीं लूंगी, क्योंकि फिर मेरी पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 अब तो कौन ले सकते, लेकिन कॉस में यू कैन टेक जीरो, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, 1 2 3,
ये सारे काम कर देंगे। देखो बेटा यहाँ पे एन वैल्यू फिल करोगे, ये 2 पाई टी एन के साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, जीरो जीरो के साथ टी डिवाइडेड जीरो, साइन जीरो जीरो। यहाँ पे 2 पाई एन, एन अगर मैं यहाँ पे जीरो फिल करूँ, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। मान लो अब जो मेरे पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है 1, ये पीरियोडिक है फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी एंड हेंस एक इसकी पीरियोडिसिटी की अल्टर नहीं करती जीएनटी को, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास सिर्फ ये पीरियोडिक फंक्शन का बताया। अभी मैंने फोरियर एनालिसिस बताना है क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। होप तो कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। पीरियोडिक फंक्शन पता चल गया, वो फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है, आर्गुमेंट कोई भी टर्म जो कि उसकी पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोरियर एनालिसिस, यानी कि फोरियर थ्योरम क्या होती है। अब बात करेंगे फोरियर थ्योरम, वो क्या होता है। फोरियर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आएगी फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम क्या होती है कि कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, यानी आर्बिट्ररी फंक्शन जिसको मैंने नाम दे दिया एफ टी, ये आर्बिट्ररी फंक्शन है विद पीरियड टी। इसका पीरियड जो है अलग होता है, हमेशा वही नहीं होता। ये तो आर्ग्यूमेंट है, ये तो आर्ग्यूमेंट है, पीरियड डिफरेंट होता है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ the unique combination of sine and cosine function, sine and cosine function जिसको मैं f and t and sorry and g and t से रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद सुटेबल कोफिशिएंट। उनके कुछ ना कुछ स्टेटस जो है कोफिशिएंट होंगे, सुटेबल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस एफ टी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो एफ टी है इसको मैं रिप्रेजेंट, ये जो साइन है एफ एन जी एन हमने पहले किए थे, साइन 2 पाई एन टी अपॉन टी, साइन कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, ये हमने अभी वैल्यू की है पीरियोडिक फंक्शन में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, पहले तो मैं लूंगी ये सीरीज होती है, इसको ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। d1 cos 2 पाई टी अपॉन टी प्लस d2 cos 4 पाई टी अपॉन टी प्लस b3 cos 6 पाई टी अपॉन टी, टू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos जीरो होगा ना, cos जीरो की वैल्यू 1, तो इसलिए बी जीरो। जैसे जैसे 1 ऐड करें तो 2 पाई 1 टी, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 टी हो रहा है, तो 2 × 2 4 हो गया, ये 3 टी हो रहा है, 3 × 2 6 हो गया। यहाँ पे 2 पाई था ना, तो यहाँ पे भी 2 पाई था, ऐसे चल रहा है। 2 पाई × 2 टी 4 पाई टी, 2 पाई × 3 टी 6 पाई टी, ऐसे चल रहा है, क्लियर। ये तो बी की सीरीज होगी। अब मैं ए की सीरीज लेती हूँ। ए की सीरीज में ए जीरो तो लूंगी नहीं, उसमें साइन लूंगी। ये तो मेरे पास चल रही है जी एन की सीरीज। अब मैं ले रही हूँ एफ एन की सीरीज। एफ एन की सीरीज में रिमेंबर हमने एन जीरो नहीं लिया था क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, तो एन की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस ए टू ले लो साइन 4 पाई टी अपॉन टी, सेम वैल्यू ऐसे चल रही है, प्लस ए3 साइन 6 पाई टी अपॉन टी, सेम ऐसे, ठीक है। तो चीजें आगे इसको अप टू सो ऑन कर देंगे क्योंकि अप टू एन चलेगी वैल्यू, ये टर्म भी अप टू एन चलेगी, बी की भी, ए की भी अप टू एन चलेगी। तो मैं इसकी क्या वैल्यूज दे सकती हूँ। अब इसको सॉल्व करते, बी नोट टैग बी वन क्या आएगा, मैंने ना ओमेगा को यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी कह दिया। क्या है ये ओमेगा, क्या है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यों पीरियोडिक चल रहा है ना, सर्कुलर भी तो हो सकता है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किया हुआ है ना रोटेशनल मोशन में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। मैंने हर एक जगह पे जो 2 पाई अपॉन टी था उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस करके ओमेगा कर दिया, ये तो 2 पाई अपॉन टी सभी जगह पे। तो b1 cos ओमेगा टी प्लस b2 cos, अब यहाँ पे 2 निकाल दो, 2 निकाल दिया तो 2 ओमेगा टी प्लस b3 cos 6 ओमेगा टी, पाई अपॉन टी और साथ में 2 जा रहा है, ये 2 गया, ये पाई गया, ये टी के पीछे क्या बताओ, 3 टी, यही बचा 3 टी बचा, और तो कुछ बचेगी, उसकी जगह पे हमने ओमेगा लिख दिया। ठीक है, प्लस सिमिलरली आप a1 वाली सीरीज देख दो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस a3 साइन 3 ओमेगा टी, इसको आपको सोल्व ऑन कर देंगे। तो मेरे पास जो है अब इसको मैंने सम अप कर देना है, एफ टी को मैंने सम अप कर देना है। कैसे लिखूंगी, बी नोट तो मेरे पास ऐसे दे देगा, इसके बी वाली सीरीज को सारी को समेशन से यूज करेंगे। समेशन मेरे पास आएगा एन, एन का बी एन कॉस एन ओमेगा टी, क्योंकि 1 2 3 ये एन की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे सी आ रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली ए की सीरीज कर लेंगे, एम ए एन साइन एन ओमेगा टी, ये मेरे पास बन गई फोरियर सीरीज। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना मेरे पास, बी नॉट बी वन बी टू, बी नॉट बी वन बी टू और ए वन ए टू ए थ्री, ये इन कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। तो पहले पीरियोडिक फंक्शन में तो दिखाई नहीं था, ये होते हैं फोरियर कोफिशिएंट, क्या होते हैं फोरियर कोफिशिएंट। और ये जो कोफिशिएंट्स है डिटरमाइन किए जाते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड, जिसको फोरियर एनालिसिस कहते हैं। हमें इसको इतना डीप करने की जरूरत नहीं, हमने सिंपल ले लिया। ठीक है, मान लो सभी के सभी कोफिशिएंट्स के खत्म हो गए सिवाय a1 और b1 को छोड़ के। जब सभी के सभी कोफिशिएंट्स खत्म हो गए तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, मेरे पास एक मिनट पेन चेंज कर लूं, मेरे पास आ जाएगा, अगर मेरे पास सभी कोफिशिएंट्स खत्म हो जाए मेरे पास आएगा एफ टी बी नॉट प्लस a1 और b1 को छोड़ के a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस b1 कॉस ओमेगा टी। बस ये सिंपल सा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू फिल कर दो 2 पाई अपॉन टी, वो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन लेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे भी करना नहीं है, वो उसमें सब निकाल लेंगे वैल्यू, लिख देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ टी की वैल्यू, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू फिल कर दो बी नॉट ए वन साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस कॉस बी बी वन सॉरी बी वन कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मोशन बताना चाहती हूँ जो है हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा देखो, हार्मोनिक मोशन एंड नॉन हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है। होप तो आपको पहले वाला समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब देखिए हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है। हार्मोनिक मोशन होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन को ही हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन लेकिन याद रखो, हाँ ऑल हार्मोनिक फंक्शन जो होंगे वो हार्मोनिक होंगे, बट सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक होंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, हार्मोनिक मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन दैट मींस हार्मोनिक फंक्शन, अभी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था ना, उस तरह से अगर मैं बात करूं हार्मोनिक फंक्शन की बात, हार्मोनिक फंक्शन उसमें क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिख देती हूँ मैं, periodic function which can be represented by a sine और कोसाइन कर्व, जिसको मैं साइन या कोसाइन की कर्व से दिखा सकूं उसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ,
मेरे पास ना साइन की कर्व दे रही हूँ, वैसे ही मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट है, मेडिकल वालों के लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बट मैं कर्व याद रखता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू -1, यहाँ पे इसकी वैल्यू +1, ठीक है, ऊपर नीचे जा रही है। यहाँ पर के अलग अलग इंटरवल्स आएंगे, अलग अलग इंटरवल्स मतलब टाइम के, एक को छोड़ के यहाँ पे आ गया t/2, ये π/2 कह सकते हो, इसको छोड़ के आ गया t, यहाँ पे आ गया 3t/2, इसमें प्लस हाफ ऐड होता जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, अब इसके अंदर प्लस हाफ जोड़ा तो मेरे पास आ गया 2t। सिमिलरली इसमें नेगेटिव हो जाएगा, -t/2, ये π/2 होता है, साइन में ये π/2 होता है, लेकिन अगर मैं इसकी जो ये जो वेव बना रही हूँ, ये है ग्राफ बना रही हूँ मैं, ये है साइन ओमेगा टी का, ये ओमेगा टी का चलता है, ठीक है, इसमें हम ओमेगा लेंगे, पाई लेती है मैथ में, याद रखना, पाई लेती है मैथ में, लेकिन जब मैं हार्मोनिक फंक्शन की बात कर रही हूँ तो मैं इसमें ओमेगा ले रही हूँ 3t/2, और यहाँ पे आ जाएगा -4t। साइन के केस में क्या आएगा, देखिए ये वाला फंक्शन पहले +1 पे आएगा, यानी कि जो यहाँ पे है, जो भी फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो फंक्शन उसकी +1 वैल्यू आएगी, फिर ये नीचे जाएगा 3t/2 की वैल्यू 0, फिर ये जब नीचे जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू -1, फिर ये यहाँ पर आएगा जल्दी बन की फिगर, रुको, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इसे क्रॉस करके -3 को, फिर यहाँ पे आएगा, फिर -t/2 0, ठीक है, और यहाँ पे ये 0, फिर यहाँ पे +1, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे -1, ये 0, +1 0, यहाँ पे 0, सॉरी -1, और यहाँ पे 2t पे है, ये साइन की फिगर है, ये साइन की कर्व है, ठीक है। इफ यू वांट मैं कॉस की भी बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगी, इस तरह की आएगी, बस थोड़ा सा फर्क होता है, कॉस की भी बना देती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब ये जो है मेरे पास ये हार्मोनिक फंक्शन, कौन से हार्मोनिक फंक्शन है, इसमें जो मोशन चल रहा है ये हार्मोनिक प्लस पीरियोडिक मोशन चल रहा है, तो ये रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, फिर 0, 0 से शुरू हुई 0 पे खत्म हुई, ये हार्मोनिक प्लस पीरियोडिक मोशन है, लेकिन फंक्शन में हार्मोनिक फंक्शन भी कह सकती हूँ, पीरियोडिक भी कह सकते हो। हार्मोनिक क्यों है, क्योंकि इसमें साइन कर्व चल रही है, कॉस कर्व दिखा देती हूँ, सेम वैल्यू है, इसी के ऊपर बना दो, ये तो साइन की है, ये साइन की नोट कर लो, ये सारी वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी, आप साइन की नोट कर लो, मैं यहाँ पे आपको कॉस की दिखाती हूँ। चलिए कॉस की कैसे आएगी, आप देखिए, नहीं यहाँ पर इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, और चलिए ये गई, ये अब क्रॉस करके जाएगी, ये -3t/2 को नहीं क्रॉस करेगी, एक्चुअल में क्या करेगी, यहाँ से शुरू होगी बेसिकली, इस तरह से क्रॉस करके इसको जाएगी, और -3t/2 को छोड़ देगी, ओके, और फिर ये इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाके इसको क्रॉस करके जाएगी, जो इनके बीच की वैल्यू है, ऐसे, यहाँ पे +1 पे आई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये यहाँ पे रुक गई, जहां से शुरू हुई वहीं पे रुक गई, ठीक है, -2 और 2 के, 2 के बीच में, ये है वेव ग्राफ, फुल वेव ग्राफ, इसका है कॉस का, पहले वाला साइन का था, ये कोसाइन का है, कोसाइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ये कौन सा मोशन आ गया, हार्मोनिक मोशन आ गया। अब ये एक चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, रेड पेन से लिखो, मैं लिख लो, इसको नोट कर लो, ऑल हार्मोनिक मोशन, ऑल हार्मोनिक फंक्शन, देखो मोशन में नहीं, ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर पीरियोडिक, सभी के सभी पीरियोडिक है, देखो एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही है, यहाँ पे +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1, लेकिन लेकिन
all periodic functions are not harmonic, क्योंकि सारे के सारे साइन कोसाइन में नहीं होते, सारे पीरियोडिक फंक्शन साइन कोसाइन में नहीं होते, कुछ कुछ ही होते। ठीक है, तो अब देखिए, इसी से मेरा नॉन हार्मोनिक मोशन निकल गया। देखिए डेफिनेशन देखिए नॉन हार्मोनिक मोशन की, कि पीरियोडिक फंक्शन, लिख देती हूँ मैं, द पीरियोडिक फंक्शन which cannot be represented by a single साइन और कोसाइन फंक्शन, कोई भी सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन से ना रिप्रेजेंट हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। और सिमिलरली उस मोशन को क्या कहेंगे, नॉन हार्मोनिक मोशन को कहेंगे। जैसे कि मेरे पास है, देखिए मेरे पास है एक इंसेक्ट, ध्यान दीजिए, है ये भी पीरियोडिक, ये भी एक पीरियोडिक की टाइप है, नॉन हार्मोनिक और हार्मोनिक दोनों पीरियोडिक की टाइप है। लेकिन अब दोनों के ना, अब वेव ग्राफ से ध्यान दो, मेरे पास एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट ना टाइम के साथ साथ, यहाँ पे मान लो मेरे पास है हाइट, यहाँ पे है टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो इंसेक्ट थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ा रहे, मान लो 5 सेकंड 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है, 10 सेकंड 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है, ठीक है, ऐसे से बढ़ाते गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर गया, जब वो गिर गया शूट हिम करके नीचे गिर गया। फिर उसने कोशिश की, मान लो चींटी चींटी ऐसी करती, फिर उसने कोशिश की, चलो मैं चढ़ता हूँ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ाता गया, फिर वो गिर गया, फिर चढ़ता गया, फिर गिर गया। उसको अब साइन को साइन की वैल्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो, है ना, इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हो। अब जो नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये होता कैसे है, इसमें ना दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अब देखो पीरियोडिसिटी भी आ रही है, अगर साइन को साइन में दिखाना पड़े तो हम दिखा सकेंगे, नो डाउट, लेकिन तो टाइम टाइम पीरियोडिसिटी आएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मेरे पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे इसको इरेज करके लिख देती हूँ। एक मिनट, तो बस मुझे इसको इरेज कर दूं सारे के सारे को, बोर नहीं होना, बिल्कुल भी बोर नहीं होना। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब देखिए मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि एफ टी, मैं नॉन हार्मोनिक को साइन को साइन में शो कर दूंगी, लेकिन वो ऐसे होगा ए टू साइन टू ओमेगा टू। ये जो नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन है, ये दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन से ही बनता है। अब हार्मोनिक फंक्शन में, हार्मोनिक क्या कह रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के लिए मैंने इस तरह से मिलते इक्वेशन बताई थी आपको, ठीक है। तो इसमें नॉन हार्मोनिक में हम जो फंक्शन लेते हैं, उसके लेते हैं tan के और cot के पीरियड, tan और cot के पीरियड लेते हैं, ठीक है, और सेकंड और कोसेकेंड का लेते हैं। अब tan और cot, यहाँ पे देखिए tan मेरे पास है ओमेगा t प्लस पाई अपॉन ओमेगा, जिस तरह का मेरे पास है फंक्शन पड़ा है, ये पीरियोडिक होगा किसके, tan ओमेगा t प्लस पाई, tan का ओमेगा t प्लस पाई क्या हो गया, tan ओमेगा t होगा, इसमें 2 पाई पे नहीं होगा पीरियोडिक। अब देखिए साइन को साइन का ये भी पता चल गया था कि 2 पाई भी पीरियोडिक होते हैं, क्यों 2 पाई पे के बाद उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, उसका था ऐसे ऐसे करके 2 पाई पे सेम वैसी वैल्यू आ गई। साइन का क्या था, साइन का यहाँ से शुरू होके वापस से यहाँ पे, यहाँ -2t था, यहाँ पे 2t था, t की जगह के से अगर आप पाई कर दो तो 2 पाई भी पीरियोडिक है ना, tan और cot पाई पे पीरियोडिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस पाई के साथ ही हमारी पीरियोडिसिटी आ गई, प्लस पाई के साथ ही पीरियोडिसिटी आ गई, साइन और cos की 2 पाई पे आएगी, सेकंड की मेरे पास आती है 2 पाई पे,
सेकंड की भी मेरे पास आएगी 2 पाई से, सेकंड की ले लो ओमेगा टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ सेकंड ओमेगा टी प्लस 2 पाई, और इसको मैं सिंपल लिख दूंगी सेकंड ओमेगा ओमेगा टी। और ये जो फंक्शंस है इनकी ये ना थोड़े से नॉट डिफाइंड भी हो जाते हैं, जैसे कि tan है उसकी कहीं ना कहीं पे जाके ना वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, जैसे कि एग्जांपल ले लो cos 90 क्या होता है 0, लेकिन sin 90 क्या होता है 1 होता है ना। तो tan अगर मैं लूँ 90 तो sin 90 अपॉन cos 90 क्या आएगा 1/0, ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। सिमिलरली सेकेंड और कोसेकेंड की वैल्यूज कॉट की वैल्यूज कहीं ना कहीं पे नॉट डिफाइंड आ जाती है। जब मेरे पास बीच में से नॉट डिफाइंड आ गई वैल्यू, पीरियड में डिफाइन नहीं हो रही वैल्यू, तो मैं ऐसे फंक्शन को उठाऊंगी ना हार्मोनिक में ना नॉन हार्मोनिक में, किसी में नहीं उठाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा कवर हो गया है टॉपिक पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन का। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो बुक के अंदर, बट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, कुछ उसके टर्म्स देखेंगे जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, ये सारी चीजें। फिर जो मैंने एग्जांपल दी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इन द पीरियोडिक मोशन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज अप फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।